तो कल तो हम लोग ने रोटेशनल मोशन में थे और हम लोग ने पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कर लिया था, है ना। ये देखो ऊपर ही है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो ये जो इसका फॉर्मूला है ना, ये I0 = IC + mh², ये याद रखना है क्योंकि आगे चल के इसका यूज़ करेंगे। अब आते काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी ऑन अ प्लेन सरफेस विदाउट स्लिपिंग। मतलब एक बॉडी है वो किसी स्लोप पर फिसल रही है पर रोल नहीं कर रही है, यहाँ लिखा हुआ है विदाउट स्लिपिंग। नहीं, काइनेटिक एनर्जी रोलिंग बॉडी ऑन अ प्लेन सरफेस विदाउट स्लिपिंग, नहीं रोल भी कर रही है ये और सीधा नीचे भी आ रही है, दोनों कर रही है। हम लोग को इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो पहला काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी ऑन अ प्लेन सरफेस विदाउट स्लिपिंग देखते हैं। तो इसके अंदर दो काइनेटिक एनर्जी, एक रोलिंग बॉडी के अंदर, बराबर। एक है काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन की, मतलब ये ऑब्जेक्ट सीधा भी नीचे आ रहा है, और दूसरा काइनेटिक एनर्जी है रोटेशनल की, मतलब ये ऑब्जेक्ट रोटेट भी कर रहा है, तो रोटेट के साथ साथ नीचे भी आ रहा है। तो यहाँ पे दो चीज़ कर रहा है वो मोशन। ट्रांसलेशन का मतलब है एक स्ट्रेट मोशन भी कर रहा है और रोटेशन का मतलब एक घूम भी रहा है। समझ में आया ये वाला पार्ट। तो इसलिए यहाँ पे दो टोटल काइनेटिक एनर्जी रहेगी, एक काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन की और एक काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल की। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन का फॉर्मूला क्या है? नॉर्मल ½ mv²। यहाँ पर m मैंने कैपिटल लिया है क्योंकि ये बॉडी के मास को बता रहा है। और ये रोटेशनल मोशन की काइनेटिक एनर्जी क्या है? ½ I ω²। I यहाँ पर रोटेशन के अंदर I मास को बताता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं इसको, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी को बताता है, बॉडी के एंगुलर वेलोसिटी को, बराबर। ये वाला पार्ट क्लियर है? हेलो, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया तुम लोग को? मैंने ये जो फार्मूला पुट किया है यहाँ पे, फार्मूला तक क्लियर है ना? ओके। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव करने वाले, इसलिए मैं पूछ रहा था। ये वाला पार्ट तो एज इट इज़ है ना। इधर पे रोटेशनल के जो फॉर्मूला है वहाँ पे चेंजेस किया है मैंने। क्या आई को और ओमेगा की जगह पर मैंने यहाँ पर एक वैल्यू पुट किया है। जैसे आई का क्या वैल्यू है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन के फॉर्मूले के हिसाब से आई का फॉर्मूला क्या था? mk²। याद आया? अगर याद नहीं तो पीछे वाला देख लेना, मैंने वीडियो भी अभी डाल रहा हूँ, अपलोड कर दूंगा। तो आई की वैल्यू है mk²। मैं नोट्स भी तुम लोग को दे दूंगा, ठीक है। तो आई की वैल्यू क्या आ रही है? mk² आ रही। तो इसकी जगह पर मैंने mk रख दिया। और मेरे पास एक और फॉर्मूला था v = r ओमेगा। तो इसको अगर r को लेफ्ट सेट ले लो तो ओमेगा क्या हो जाएगा? v/r, है ना। तो यहाँ पर मैंने बदलाव क्यों किया? क्योंकि आगे सॉल्व ही नहीं हो पाता, तो सॉल्व करने के लिए मैंने थोड़ा सा अलग अलग पैटर्न इस्तेमाल किया मैंने। तो mk ले लिया, ओमेगा की जगह पे v/r ले लिया, इसलिए स्क्वायर आ गया इन पे। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या करेंगे? देखो यहाँ पर भी m है और v है, हाफ है, यहाँ पर भी हाफ m और v है, तो इनको कॉमन निकाल लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? ये पूरा भाग कॉमन हो गया, इसलिए 1 आ जाएगा इस तरफ, और ये वाले भाग में से क्या आ जाएगा? k/r² आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला बना, ये किसका फॉर्मूला है? टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी, रोलिंग बॉडी ऑन अ सरफेस विदाउट स्लिपिंग। मतलब ये फिसल नहीं रही है, ये रोल होके नीचे गिर रही है। क्लियर? अब यहाँ पर कुछ कंडीशन दी है कि क्या क्या फैक्टर है जिसपे अपनी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी डिपेंड रहेगी। तो पहला तो लीनियर वेलोसिटी, इसको कितनी तेजी से इस ऊंचाई से नीचे फेंका जा रहा है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ये जो तो हमारा ऑब्जेक्ट है ना, रेडियस ये बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट का कितना बड़ा पत्थर है या कितना छोटा पत्थर है। जितना बड़ा रेडियस होगा उतना कम रोल में वो नीचे पहुंच जाएगा, जितना छोटा रेडियस होगा उतना ज़्यादा उसको रोलिंग करके नीचे पहुंचने में वक्त लगेगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? मास। ये जो पत्थर है उसका वजन कितना है? अगर वजन बहुत ज़्यादा होगा तो उतनी तेज़ी से नीचे आएगा, वजन कम होगा तो उतनी स्लो तेज़ी से वो नीचे आएगा, क्योंकि मास इंटू ग्रेविटी होता है ना। दूसरा है रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या बताता है कि ये जो रोलिंग बॉडी तुमको दी गई है उसका जो मास है, यानी ये पूरी बॉडी कहाँ से बैलेंस हो रही है। मान लो अगर रोलिंग है तो सेंटर में मास होना चाहिए सबसे भारी, ताकि बॉडी बैलेंस होकर रोल करे। अगर मान लो उसका मास कहीं और पर है, साइड में, तो ये प्रॉपर रोल नहीं करेगी, आड़ा टेढ़ा रोल होके नीचे आएगी, बरोबर। तुमने देखा बहुत सारे पत्थर जो सर्कुलर शेप नहीं होते वो आड़े टेढ़े होते हुए नीचे गिरते हैं, है ना। तो ये सारे फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है तुम्हारी रोलिंग बॉडी किस तरह से नीचे आएगी, तेजी से आएगी, स्लो आएगी, काइनेटिक एनर्जी में बदलाव आएगा। क्लियर है ये वाला पार्ट? तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ओके, अब नेक्स्ट आएंगे वेलोसिटी ऑफ बॉडी
रोलिंग डाउन स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है, उसमें एक बॉडी रोलिंग कर रही है। ठीक है, ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, टफ नहीं है। तो मान लो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये एक मैंने इसको सरफेस दिया है। अब जाहिर बात है सरफेस मैंने एक जगह से उठाया है, तो यहाँ पर कुछ हाइट मैंने बनाया है ये एक रोलिंग इसके लिए, तो उसकी एक हाइट होगी। अब हाइट कहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से मैंने उसको ऐसे साइड से यहाँ की रोड को ऐसे ऊपर उठा लिया है। क्लियर? तो यहाँ पर एक एंगल बता रहा हूँ, एंगल ये बता रहा है कितना ऊंचाई पर वो ऑब्जेक्ट है, उसका आइडिया मिल रहा है यहाँ पर। यहाँ से लेके यहाँ तक का ये एस है, एस इस डिस्टेंस को बता रहा है। शुरुआत में ये रोलिंग बॉडी रुकी रहेगी, आदमी मान लो कोई ने पकड़ के रखा है, तो उस वक्त उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी वो 0 रहेगी। आफ्टर टाइम इंटरवल जब आदमी इसको छोड़ेगा, कोई भी बंदा जिसने इसको पकड़ के रखा है, तो ये बॉडी रोलिंग करते हुए नीचे आएगी। अब मुझे यहाँ पे क्या पता करना है, वेलोसिटी किसकी, रोलिंग बॉडी की। तो पहला पोटेंशियल एनर्जी, शुरुआत में ऑब्जेक्ट रुका हुआ था, अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ था तो टॉप पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ होगी। क्योंकि हम कोई भी चीज़ को देखो ना, मान लो कि दो दोस्त सीढ़ी पे खड़े हुए, फिर सडन सीढ़ी से वो जैसे नीचे उतरते हैं, दूसरा दोस्त उसको हाथ मारता है, हाथ मारने से वो दोस्त कितना जोर से सीढ़ी से नीचे गिरेगा वो डिपेंड करता है कितनी जोर से उस पर हाथ मारा गया। तो ये जो मारा गया है वो उस पर दूसरे दोस्त के पोटेंशियल पे डिपेंड करता है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो दो दोस्त फाइट कर रहे हैं या पुशिंग कर रहे हैं, तो कौन सा दोस्त ज्यादा पुशिंग से गिरेगा वो डिपेंड करता है दूसरे दोस्त, दोनों दोस्त में से किस में ज्यादा पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल ताकत को बताती है कि आप इस ऑब्जेक्ट को कितनी ताकत से नीचे की तरफ फेंक रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है टॉप की, वही बताएगी कि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी इस रोलिंग बॉडी की। काइनेटिक के साथ साथ कितनी तेजी से वो नीचे आएगा और कितनी तेजी से वो रोल करेगा। मतलब पोटेंशियल एनर्जी दो चीज को बता रही है, एक काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन और दूसरा काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन। तो ये इक्वेशन करेक्ट लिखी हुई है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक, रोटेशनल एंड ट्रांसलेशन एनर्जी। राइट, ये एक इक्वेशन क्लियर हुई। क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh, काइनेटिक है हाफ mv स्क्वायर, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ आई ओमेगा। नाउ आई का फॉर्मूला हमारे पास पहले से वैल्यू थी, आई की एम के ले लेंगे, ओमेगा की वी अपन आर ले लेंगे। देखो पहले जैसे ही कर रहे हैं। उसके बाद दोनों साइड का हाफ हाफ है, एम एम है, वी वी है, तो कॉमन निकाल लेंगे। तो अंदर देखो ये तो पूरा सेम टू सेम है, राइट साइड है ना। देखो ऊपर वाली इक्वेशन जैसा नहीं है, सिर्फ लेफ्ट साइड में बदलाव आ रहा है। लेफ्ट साइड mgh है ना, तो कैपिटल एम और एम कट जाएगा, लेफ्ट साइड में बचा gh और यहाँ बचा v। मुझे क्या निकालना है, वेलोसिटी। तो इस v को छोड़कर बाकी सारे भाग को हम लोग ले लेंगे लेफ्ट साइड। तो v क्या हो जाएगा 2, ये 2 भी गया तो 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्या करेंगे, v स्क्वायर को भी लेफ्ट साइड ले लेंगे, तो v हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अभी ये फॉर्मूले का हम लोग यूज करने वाले, इसलिए इसको याद रखो कि ये फॉर्मूला हम लोग ने वेलोसिटी का कैसे निकाला। अब नेक्स्ट क्या पता करेंगे, इस बॉडी पे एक्सेलरेशन कितना लग रहा है। जब ये बॉडी रोलिंग करके नीचे आ रही है तो एक्सेलरेशन कितना हैपन हो रहा है। एक्सेलरेशन हैपन होता है, एक्सेलरेशन का मतलब मैंने बताया था, जब कोई चीज़ों की वेलोसिटी में बदलाव आता है उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। यहाँ पर तो तब्दीली आ रही है, बदलाव आ रहा है। जब रोलिंग बॉडी जब ऊपर से शुरू हुआ होगा तब इसकी स्पीड कम होगी, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ी होगी जैसे जैसे वो जमीन के नजदीक आएगा। राइट, तो यानी यहाँ पे एक्सेलरेशन हैपन हो रहा है, वही निकालना। तो मुझे पहले से पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, ये निकाला था हमने, स्क्वायर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब मैंने क्या बोला है कि शुरुआत में बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या थी, 0 थी। तो एट द स्टार्ट पोजीशन u इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूँगा, इसके मोशन की स्टडी करने के लिए मेरे पास एक काइनेमेटिक इक्वेशन है न्यूटन की, वो क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। इसकी मदद से मैं एक्सेलरेशन निकालने वाला हूँ। अब मैं क्या करूँगा, a को इधर ही रहने दूंगा, पहले u को उस तरफ ले लूंगा। लेकिन u को लेने से पहले 1 मिनट रुक जाओ। u की वैल्यू क्या है, हमारे पास 0 है, तो ये हो गया पूरा 0, तो ये गायब हो गया पूरा भाग। अब क्या बचा 2s, तो हम लोग क्या करेंगे, a को छोड़कर 2s को लेफ्ट साइड लेंगे, तो ये बनेगी इक्वेशन a इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2s। अब मैं क्या करूँगा, v स्क्वायर, तो मेरे पास v की वैल्यू है, v की वैल्यू क्या है मेरे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट को लेफ्ट साइड लूंगा तो ये v स्क्वायर बन जाएगा, यानी ये स्क्वायर रूट हट जाएगा जब मैं v स्क्वायर की वैल्यू ये डालूंगा, है ना। तो क्या रहेगा यहाँ पे 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। 2 से 2 कटा, क्या बचा gh अपॉन s
वन प्लस के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर। अब वापस से पिक्चर में आते हैं। फिगर के अंदर ये एंगल है, अगर मैं साइन थीटा निकालूं तो साइन थीटा क्या होगा, अपोजिट अपन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स एच अपन एस। देखो मैंने यहाँ पे लिख लिया साइन थीटा इज इक्वल टू एच अपन एस। तो एस को लेफ्ट साइड लेता हूँ, साइन थीटा को राइट साइड लेता हूँ, तो क्या बन जाएगा, एस इज इक्वल टू एच अपन साइन थीटा। ये क्यों किया इतनी मेहनत, तो जरा देखो यहाँ पर एस दिखाई दे रहा है तुमको, इस एस की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, एच अपन साइन थीटा। तो एच और एच कट गया, क्या बचा, ये जो साइन थीटा ये आप हो जाएगा, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये अगर डिवाइड हो रहा है तो नीचे वाला पार्ट मल्टीप्लाई होता है, तो साइन थीटा ऊपर आएगा, तो जी साइन थीटा अपन वन प्लस के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर। ये मिली एक्सेलरेशन की वैल्यू रोलिंग बॉडी की। इन सब फॉर्मूले के जरिए मैं कोई भी टाइप की बॉडी दी हो मुझे, नॉट ओनली रोलिंग बॉडी, कोई भी टाइप हो जो रोल करती हो, उसका मैं वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ और एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकता हूँ। क्लियर है ये जरा गो थ्रू कर लो। अब इसी का इस्तेमाल करके आगे हम लोग सॉल्व करें। मान लो मेरे पास एक रिंग दी है, रिंग मतलब वही जो अंगूठी होती है ना, पहले मैं इसका रेडियस ऑफ गायरेशन, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन के क्या बिलोंग करे, आर स्क्वायर को। सेकंड वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ 2gh अपन 1 प्लस के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर। मेरे पास के स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, आर स्क्वायर, तो मैं इस के की जगह पे क्या रख दूंगा, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कट कर क्या हो जाएगा 1, तो 2gh अपन 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, 2 से 2 कट गया तो क्या बचेगा, वेलोसिटी की इक्वेशन क्या है, रिंग की स्क्वायर रूट ऑफ gh। क्लियर है ये कैसे निकाला। ओके ना एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखो ऊपर ही दिखाई दे रहा है, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर। के की वैल्यू मेरे पास है क्या है, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कट गया तो क्या बचा 1 प्लस 1, तो मेरे को 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो मेरे को मिल गई इक्वेशन 1/2 जी साइन थीटा। इस फॉर्मूले के जरिए मैं रिंग का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ। अब नेक्स्ट है सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर का जो वैल्यू आ रहा है रेडियस का, वो आ रहा है आर स्क्वायर अपॉन 2 आ रहा है। क्लियर, अब मैं ये वैल्यू को रखूंगा इस इक्वेशन के अंदर, तो मेरे पास पहले से फॉर्मूला है, के स्क्वायर की जगह मैं लिखूंगा आर स्क्वायर अपॉन 2, आर स्क्वायर अपॉन 2 कट के क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ये तुम लोग जरा चेक कर लेना, मैंने डायरेक्ट लिखा है यहाँ पे। अब ये 2 ऊपर होता तो कट जाता, पर नीचे मतलब ये मल्टीप्लाई होगा, या इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, 2 1 2, 2 प्लस 1 3, 3/2 होगा, नीचे वाला 2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 4gh अपॉन 3। ये वेलोसिटी की इक्वेशन आई। सेम एज इट इज एक्सेलरेशन का भी निकाला गया है। उसके बाद सॉलिड स्फीयर का रेडियस ऑफ डायरेक्शन निकाला गया है और उसकी मदद से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाला गया है। जैसे ऊपर हम लोग ने किया है ना, बिल्कुल वैसे ही किया है, तो मैं चाहता हूँ इसको गो थ्रू कर लो। चलो आगे बढ़ जाते हैं। हाँ बोलो। अब देखो हम लोग ने ये थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस किया था, याद है, और परपेंडिकुलर एक्सिस। इसकी मदद से ना हम लोग डिफरेंट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करेंगे विद द हेल्प ऑफ दैट थियरम। तो अभी देखो मैंने यहाँ पे लाइन से कॉलम बनाया और डिफरेंट बॉडी का ये इनर्शिया पता किया है। कुछ इनर्शिया हम लोग को डायरेक्ट दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग पहले एक को अच्छे से समझते हैं। अगर एक समझ में आ गया तो बाकी समझाने में मुझे दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहला है मोमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। एक रॉड दी गई है, लंबी सी रॉड है, पासिंग थ्रू इट सेंटर से मैंने एक ना एक्सिस पॉइंट गुजारा है ताकि इस रॉड को मैं घुमा सकूं, ठीक है, सेंटर से। एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, मतलब बोलना क्या मतलब क्या है कि ये है रॉड का प्लेन जो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है ना, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। रॉड का नाम मैंने क्या रख दिया, ए बी। तो ए बी को अगर देखो ये लाइन को, तो ये जेड की लाइन के परपेंडिकुलर है। तो ए बी रॉड का जो लेंथ है वो कैपिटल एल है, ये पूरी लेंथ का लेंथ कैपिटल है, तो हाफ लेंथ क्या होगा, L/2, करेक्ट ना, ये लेंथ का हाफ। ऊपर वाले को मैंने z लिया है तो नीचे वाले को z डैश लेते हैं, हमेशा यही करते हैं। जाहिर बात है इस रॉड का कुछ ना कुछ मास होगा, बरोबर। हमें इस रॉड क्या इनर्शिया का फॉर्मूला बनाने का है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या रहेगा, IC = ml²/12। अब क्वेश्चन है कि फॉर्मूला आया कैसे, तो टेक्स्ट बुक में ये बोला गया कि आपको ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ पता करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये फॉर्मूले को याद कर लेने का है, ठीक है। तो हम लोग भी यही करेंगे, डायरेक्टली मेमोराइज कर लेंगे। हाँ ये फॉर्मूला दिया हुआ है, IC = ml²/12। अब नेक्स्ट देखो एक बाजू में भी रॉड का फॉर्मूला, ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बेस पे फॉर्मूला है, राइट वाला फॉर्मूला पैरेलल एक्सिस के बेस पे। तो ये सेम वर्ड रहेगा, मोमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ थिन यूनिफॉर्म रॉड अबाउट an axis passing through its
वन एंड, सिर्फ इट्स सेंटर नहीं रहेगा, इट्स वन एंड होगा। मतलब एक एक्सिस तो पहले से दिया है जहां से मैं रॉड को घुमा रहा हूँ, और एक और एक्सिस मैंने पकड़ा। इधर से भी तो रॉड को, ऐसा जरूरी कि सिर्फ सेंटर से हम लोग रॉड को घुमा सकते हैं, हम लोग साइड से भी तो रॉड को घुमा सकते हैं, बरोबर ना। तो मैंने एक साइड में भी एक एक्सिस खींचा है। अब जरा ऑब्जर्व करो, दोनों जो एक्सिस है, एक का नाम मैंने जेड रखा, दूसरे का नाम वाई रखा है। इसके इनर्शिया का नाम मैंने आई सी रखा है, इसके इनर्शिया का नाम आई बी रखा है, ठीक है, क्योंकि ये बी पॉइंट में ये सेंटर में, इसलिए इसका नाम आई सी। दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, अगर पैरेलल है तो दोनों एक दूसरे के इक्वल है। अब इसमें भी रॉड का नाम सेम ए बी है, सेंटर को मैंने सी बोला है, लेंथ कैपिटल एल है, हाफ लेंथ L/2 है। अब मुझे यहाँ पे पता था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को पैरेलल एक्सिस थ्योरम में h से रिप्रेजेंट किया है। h क्या हो गया, L/2 हो गया। क्लियर है डायग्राम कैसे, एक्सप्लेनेशन। अब मेरे पास मोमेंट पैरेलल एक्सिस का फॉर्मूला है, क्या था फॉर्मूला, आई ओ इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एस स्क्वायर। आई ओ किसको बोला था, सेंटर वाले इनर्शिया को, आई सी किसको, सॉरी आई ओ एक्चुअली आई बी को बोला है, साइड वाले इनर्शिया को, और आई सी सेंटर वाले इनर्शिया को बोला है। एम एस स्क्वायर क्या बता रहा है, एम और एच, एम इसके मास को बता रहा है, एच सी से के बी तक के डिस्टेंस को बता रहा है। अब हम लोग वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे। आई सी की वैल्यू क्या है, तो सर लेफ्ट में देखो, आई सी की वैल्यू मेरे पास है एल स्क्वायर अपन 12, एम मेरे पास नहीं है, एच की वैल्यू मेरे पास है क्या है, L/2 होल स्क्वायर। अब दोनों को जरा सॉल्व करेंगे, L/2 एल स्क्वायर हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, ml स्क्वायर अपन प्लस 3ml स्क्वायर अपन 12। अब दोनों जगह ml ml है तो ऐड हो गए, 4ml स्क्वायर अपन 12 हो जाएगा, 4 और 12 कटेगा तो क्या मिलेगा, ml स्क्वायर अपन 3। ये वाला पार्ट क्लियर है, कैसे सॉल्व किए, कैसे आया। तो चलो दूसरा शेप देखते हैं। तो इस बार शेप क्या है, रिंग दिया हुआ है, सेम। सबसे पहले परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, फिर पैरेलल एक्सिस। परपेंडिकुलर में क्या होगा, तो परपेंडिकुलर का जो फॉर्मूला है, सेंटर के इनर्शिया की वैल्यू क्या आ रही है रिंग की, mr स्क्वायर। अब ये mr स्क्वायर कैसा है, तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक ने डायरेक्ट बोला है कि आपको ये पता करने की जरूरत नहीं है ये कैसे डिराइव है, डायरेक्टली इसको याद कर लो, ठीक है। अब मैं इसी रिंग का पैरेलल एक्सिस थ्योरम निकाल रहा हूँ। तो रिंग में ये रेडियस है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम इसको h से रिप्रेजेंट करते हैं, जो क्या रहेगा, r रहेगा। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम का फॉर्मूला क्या था, तो वापस से ऊपर आ जाओ, आई ओ इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। आई ओ क्या है मेरा, इस बार आई ओ है मेरा आई टी, आई सी तो एज इट इज आई सी है, और एम एच स्क्वायर। आई सी की वैल्यू मेरे पास है, देखो कितनी है, एम आर स्क्वायर, और h की वैल्यू क्या है, r। तो एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2mr स्क्वायर। मिल गया रिंग के इनर्शिया का फॉर्मूला, जब दो पैरेलल एक्सिस एक दूसरे के आजू बाजू रहेंगे। क्लियर है ये, हेलो। तुम लोग को गो थ्रू करना है, तुम लोग को मैं नोट्स ये व्हाट्सअप करने वाला हूँ, तो ये तुम लोग गो थ्रू कर लेना बिल्कुल। देखो डिस्क का भी निकाला है, डिस्क का सेंट्रल का इनर्शिया याद कर लेना, और उसकी मदद से ये इनर्शिया पता करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से रिंग अबाउट डायमीटर का भी इनर्शिया निकालेंगे, ये थोड़ा सा अलग है, ये वाला तो चलो मैं होमवर्क देते रहा हूँ, इसका मैं बता देता हूँ। इनर्शिया ऑफ थिन रिंग अबाउट इट्स डायमीटर। इस बार जो रिंग है वो बहुत पतली है, थिन है, तो थिन रहेगी तो उसके लिए मेरे को सारे एक्सिस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि थिन रहेगा तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करने वाले हैं यहाँ पर। तो पहला z एक्सिस वो प्लेस है जहां से इस रिंग को मैं घुमा रहा हूँ। सेकेंड, मैंने x एक्सिस और y एक्सिस भी खींचा है, जिससे मैं रिंग के हर एक पार्ट को कवर कर रहा हूँ। सेंटर से लेके साइड तक का डिस्टेंस कैपिटल R रहेगा, जो रेडियस होता है, बरोबर। ये याद रखो, सारे जो एक्सिस है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, राइट। नेक्स्ट, यहाँ पर जो आई एक्स है और आई वाई वो एक ही प्लेन के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों की जो वैल्यू रहेगी वो एक ही रहेगी। अगर मैं देखो आई एक्स, तो ये पूरे रिंग को एक साइड से दूसरे साइड तक कट करते हुए जा रहा है। तो रिंग कैसा सर्कुलर है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है वो डायमीटर होता है रिंग का। तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस रिंग के डायमीटर को बता रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूँ आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई इज इक्वल टू आई डी। आई डी क्या, इनर्शिया डायमीटर। क्लियर। आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पर, तो मैं लिखूंगा आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। मुझे पहले पता है आई एक्स और आई वाई दोनों ही किसको बता रहे, डायमीटर को बता रहे, तो दोनों की जगह आई डी लिख देंगे। आई डी प्लस आई डी क्या हो जाएगा, 2ID। क्लियर। नेक्स्ट क्या करेंगे, आई डी को इधर ही रहने देंगे, 2 को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, तो ये जाएगा आई डी इज इक्वल टू आई अपॉन 2 या आई जेड अपॉन 2। आई की वैल्यू क्या है, इनर्शिया की,
इनर्शिया की वैल्यू होती है एम आर स्क्वायर। ये रिंग के इनर्शिया की वैल्यू कहाँ से आई, तो जरा देखो ऊपर आओ और ऊपर, ये था रिंग का कॉन्सेप्ट। रिंग में इनर्शिया की वैल्यू क्या मिली थी हमें, एम आर स्क्वायर, बरोबर। तो मैंने वही वैल्यू को यहाँ पर यूज कर लिया, समझ में आया क्लियर। मैं एक और बार रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर आई डी क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बी, ये डायमीटर को बता रहा है ना, तो डायमीटर, ये लाइन डायमीटर को बता रही है, तो ये इनर्शिया हो गया आई डी, डायमीटर का इनर्शिया आई डी। आई डी एक टेंजेंट लाइन खींची गई, क्योंकि केस में बोला क्या है कि टेंजेंट लाइन भी खींचो, वो क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बी के पैरेलल एक लाइन खींची। दोनों अगर पैरेलल है तो इनको, अगर आई टी की वैल्यू मेरे को पता करना है तो मुझे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है कि आई टी बराबर है आई डी के प्लस एम एच स्क्वायर। एच की वैल्यू क्या है, आर, आई टी की वैल्यू मैंने अभी लेफ्ट साइड निकाली है, बरोबर। वो वैल्यू को पुट करके जब सॉल्व किया गया तो आई टी क्या है, 3mr² 2 आया। कौन से में कोई डाउट आया, और इधर पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे। तो ये वाला पार्ट में होमवर्क दे रहा तुम लोग को। सिमिलरली सॉलिड सिलेंडर का भी हम लोग निकालेंगे, एक साइड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के जरिए निकालेंगे एंड वन साइड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सिमिलरली सॉलिड स्फीयर का भी निकाला गया है। ओके, तो अपना एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन। पहला चीज के लीनियर मोमेंटम के बारे में देखते हैं। तो मोमेंटम के बारे में मैंने क्लास 11 में पढ़ाया था। मोमेंटम क्या होता है, तो मैंने बोला दो बॉक्सर है, एक पतला एक तगड़ा है, तो बताओ कौन, किसका पंच भारी भी रहेगा और कौन ज्यादा फास्ट पंच मारेगा। तो जवाब में ये लग रहा है जो तगड़ा है उसका पंच भी भारी रहेगा और फास्ट पंचिंग करेगा, और पतले का पंच स्लो रहेगा और उसमें ताकत भी नहीं रहेगी, बरोबर। तो किसका मोमेंटम ज्यादा रहेगा, तगड़े वाले बॉक्सर का। तो मोमेंटम क्या चीज को बताता है, मास के साथ वेलोसिटी। जब मास और वेलोसिटी दोनों की स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मोमेंटम। अब मैं इस मोमेंटम के जरिए रोटेशनल मोमेंटम का फॉर्मूला निकालूंगा। रोटेशनल में पी को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को इनर्शिया से और वी को एंगुलर वेलोसिटी से। ये तो हमें पहले से ही पता है, बरोबर। अब वेक्टर के फॉर्म में मैं इसी का फॉर्मूला निकालता हूं। तो वेक्टर फॉर्म में हम लोग हमेशा क्या पढ़ रहे थे, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू आर इंटू एंगुलर वेलोसिटी। कुछ याद है, मेरा रिलेशन में दो चीज आमने सामने रहती है, एक लीनियर, एक एंगुलर मोमेंटम और एक लीनियर मोमेंटम, और दोनों के बीच में जो फर्क है वो आर का रहता था हमेशा, बरोबर। तो ये फॉर्मूला भी है, कंसिडर कर सकते हैं, एल इज इक्वल टू आर इंटू पी। नेक्स्ट, यहाँ पर एल और जो पी है वो हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। क्यों, कि एक रोटेशन को बता रहा है और एक लीनियर मोशन को बता रहा है। तो एक रोटेशन और लीनियर दोनों को अगर देखें तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूं तो थीटा की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 90 डिग्री आएगी। तो अगर मैं यहाँ 90 रख देता हूँ। दूसरा चीज, एक और चीज करना है, पी की वैल्यू क्या है मेरे पास, एम वी है, तो मैं पी की वैल्यू रखूंगा एम वी। तो क्या बच गया यहाँ पर, एम वी आर साइन 90 क्या हो जाता है 1, तो गायब हो गया। तो एंगुलर मोमेंटम का एक और फॉर्मूला क्या आ रहा है, एम वी आर। क्लियर है ये फॉर्मूला। अब यूनिट पर आते हैं, तो जो वैल्यू दी है उस हिसाब से इसकी यूनिट होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। डायमेंशन दी हुई है। अब हम लोग यहाँ से एक बॉडी दी हुई है हमारे पास, तो यहाँ पर इस बॉडी का क्या बोल रहा है कि इस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम निकाल के दिखाओ। एंगुलर मोमेंटम मतलब मास और स्पीड दोनों की स्टडी एक साथ करनी है। तो वापस से सेम डायग्राम, देखो बार बार डायग्राम रिपीट नहीं हो रहा है। एक रैंडम डायग्राम बनाओ, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लो, कहीं से भी ले सकते हैं, उसका नाम मैंने ओ दे दिया। उसके बाद मान लेते हैं एक पार्टिकल है, वो m1 है, वो उसका डिस्टेंस r1 है, और उस पर लगने वाला जो लीनियर मोमेंटम है वो कुछ हद तक तो स्ट्रेट जाएगा, तो उसका लीनियर मोमेंटम p1 है। इसी तरह से मान लो एक पार्टिकल एक r2 के डिस्टेंस पर है, उसका मास m2 है और उसका लीनियर मोमेंटम p2 है। इसी तरह से इसमें तो बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, तो इसलिए हम लोग क्या लिख देंगे, rn pn mn। नेक्स्ट, v का क्या फॉर्मूला होता है, r ओमेगा, और लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, mv। v की जगह मैं r ओमेगा ले लूंगा, बरोबर। तो ये हो जाएगा mr ओमेगा। क्लियर है ये। अब आता है एंगुलर मोमेंटम में। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या मिला था, pr। p की वैल्यू मेरे को क्या मिली, mr ओमेगा, तो मैं इस p की जगह ले लूंगा mr ओमेगा इंटू r। r मिलकर क्या बन जाएगा, mr स्क्वायर ओमेगा। ये तो एक पार्टिकल, ये वाला फॉर्मूला क्लियर हुआ तुम लोग को। अगर ये फॉर्मूला तुम लोग को समझ में आया तो हम लोग का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया, 80% डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग इंडिविजुअल एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। तो L1 क्या हो जाएगा, m1 r1 स्क्वायर ओमेगा।
L2 क्या हो जाएगा, m2r2 स्क्वायर ओमेगा। इसी तरह से नंबर ऑफ सारे पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ln mn rn स्क्वायर ओमेगा। मुझे हर एक पार्टिकल का नहीं चाहिए एंगुलर मोमेंटम, मुझे इस पूरे बॉडी का चाहिए। पूरे बॉडी का कैसे निकालते हैं, पूरे एंगुलर मोमेंटम का टोटल निकालते हैं। तो वो क्या होगा, L1 प्लस L2 प्लस डॉटेड Ln। तो तुम लोगों को ये पैटर्न रिपीटेड नहीं दिख रहा है, जैसे हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी इनर्शिया का निकाले थे। अब जारी बात है, सब में कॉमन क्या है, m और r1 वो रिपीट हो रहा है, ओमेगा कॉमन है। तो जारी बात है m और r किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनर्शिया को। तो वापस से सेम फॉर्मूला बनेगा, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। वाला करने वाले अभी क्या हो, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये क्या हो रहा है, कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट कंपलसरी लिखना अगर एग्जाम में आया है, एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो ये स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। स्टेटमेंट क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी इज कंजर्व मतलब रिमेन कांस्टेंट इफ द रिजल्टेंट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। बोलने का मतलब क्या है कि किसी रोटेटिंग बॉडी का जो एंगुलर मोमेंटम कब तक कांस्टेंट होगा, जब तक उस पर कोई टॉर्क ना लगाया जाए। आई होप एकदम सिली, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं अप्लाई किया जाए। टॉर्क वो फोर्स होता है जो किसी ऑब्जेक्ट को गोल घुमाता है। तो कोई ऑब्जेक्ट गोल कब घूमेगा, जब उस पर कुछ फोर्स लगाई जाएगी ना। तो एंगुलर मोमेंटम, कोई ऑब्जेक्ट घूमेगा या नहीं घूमेगा, जब तक उस पर फोर्स लगाई जाएगी, जब घूमेगा ना। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या हो रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट कब तक रेस्ट पे रहेगा, रोटेटिंग ऑब्जेक्ट, जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगाई जाएगी। सिंपल है, उसी को प्रूव करना है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, वेक्टर फॉर्म में r इंटू पी। इंटू नहीं पढ़ते, वेक्टर में इसको क्रॉस पढ़ते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, डिफरेंशिएट अप्लाई करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये हो जाएगा dl अपन dt, ये हो जाएगा d अपन dt r क्रॉस p। अब दोनों में डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा u इंटू वी का, राइट, डेरिवेटिव का r dp अपन dt प्लस p dr अपन dt। अब यहाँ पर प्रेशर अपन टाइम dp अपन dt फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसकी जगह पे कैपिटल F ले लिया। dr अपन dt डिस्टेंस अपन टाइम, वेलोसिटी का फॉर्मूला है, तो यहाँ पर हम v रख देंगे। अब देखो v क्रॉस v, हमें पता है वेक्टर के अंदर सेम साइन रहते हैं ना, तो उनकी वैल्यू जीरो होती है। तो ये पूरा भाग क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ पर क्या बचा, r इंटू एफ। r इंटू एफ ये एक्चुअली टॉर्क का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे मैंने टॉर्क रख दिया। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या था, dl अपन dt। dl अपन dt का मतलब एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कैपिटल L। और टॉर्क अभी कंडीशन के हिसाब से क्या लिखा हुआ है, इफ अन एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, तो मैं यहाँ पर इस एक्सटर्नल टॉर्क को क्या ले लूंगा, जीरो ले लूंगा। अगर इसको जीरो ले लेता हूं तो मेरा एंगुलर मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब जीरो मतलब कांस्टेंट। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, आई ओमेगा, वो भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इसको अगर कांस्टेंट इक्वल हटा दो, कांस्टेंट हटा दो, तो ओमेगा इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, इनर्शिया के। अब एक कंडीशन आप लोग यहाँ पे समझने वाले, मान लो मेरे पास दो बॉडी दी हुई है, दोनों का जो वजन है सेम है, 10 किलोग्राम 10 किलोग्राम। एक बॉडी को एकदम कंप्रेस कर दिया गया, एक बॉडी पूरी फैली हुई है। क्लियर, ये बिल्कुल वो कॉटन कैंडी देखा है ना, कॉटन कैंडी जिसको बुड्ढी का बाल बोलते हैं, फूला रहता है तब भी उसका वजन उतना ही रहता है, और उसको पूरा सुकोड़ दे हाथ से तब भी क्या उसका वजन बदलेगा क्या, नहीं, वजन सेम ही रहेगा। तो एक कंप्रेस फॉर्म में, एक स्ट्रेच फॉर्म में। अब मेरे को ये बता सकते हो किसका इनर्शिया ज्यादा रहेगा, कंप्रेस बॉडी का या फैली हुई बॉडी का, बताओ किसका इनर्शिया ज्यादा रहेगा, कंप्रेस का या स्ट्रेच बॉडी का? स्ट्रेच बॉडी का पक्का, और कंप्रेस का इनर्शिया कम रहेगा। वेरी गुड, इसको घूमने में ज्यादा टाइम लगेगा, इसको घूमने में कम टाइम लगेगा, ये ज्यादा तेजी से घूमेगी, इसलिए इसका इनर्शिया भी ज्यादा रहेगा, क्योंकि तेजी से स्टॉप भी होगी, ये स्टॉप होने में टाइम लगेगा। करेक्ट। तो यहाँ पे इनर्शिया I1 का, ये अब नहीं, यहाँ पे उल्टा हो गया। यहाँ पे जो छोटा जो कंप्रेस एरिया है ना, उसका इनर्शिया कम है, और जो बड़ा है उसका इनर्शिया I1 इज लेस देन I2। बोलने का मतलब कि I1 का इनर्शिया कम है और I2 का इनर्शिया ज्यादा है। अच्छा हाँ, क्योंकि मैं ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, ये ऑब्जेक्ट का शेप छोटा है तो ये ऑब्जेक्ट ज्यादा तेजी से घूमेगा, और ये रुकेगा भी जल्दी। इसका शेप बड़ा है तो ये टाइम लेगा घूमने में, और इसका रुकाने में भी उतना ही टाइम लगेगा, इसलिए इसका इनर्शिया कम रहेगा और इसका इनर्शिया ज्यादा। तो एंगुलर वेलोसिटी किसकी ज्यादा रहेगी,
जाहिर बात है, जो चीज स्पीड में घूम रही है उसका इनर्शिया कम रहेगा पर स्पीड ज्यादा रहेगी, करेक्ट। और जिसकी स्पीड कम होगी, स्पीड कम यही बताता है कि उसका इनर्शिया ज्यादा है, बरोबर। ट्रेन के इंजन को देख लो, स्पीड बढ़ने में कितना टाइम लगता है, कि उसका वजन बहुत ज्यादा होता है, वजन ज्यादा मतलब इनर्शिया ज्यादा, इसलिए उसको मोशन करने में ज्यादा टाइम लगता है। दैट मीन्स यहाँ से एक और चीज क्या समझ में आ रही है कि अगर वजन सेम है तो इनर्शिया का लेना देना किससे होता है, शेप से भी होता है, कि उस ऑब्जेक्ट का शेप कैसा है। समझ में आया? हेलो, क्लियर हुआ सभी को? तो रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़े, उसमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़े। उसके बाद हम लोग ने फिजिकल क्वांटिटी देखी और रोलिंग मोशन के बारे में भी पढ़ा, उसमें ये सारे फॉर्मूले हम लोग ने निकाले थे, बरोबर। तो ये जितना पार्ट दिख रहा है ये सारा के सारा पार्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्लियर।